कैपिटल स्पोर्ट्स फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल के साथ में नवीद खोकर। आज प्रोग्राम में बात करेंगे वर्ल्ड कप में होने वाले सनसनीखेज मैचेस के हवाले से। और आज हम पहले मैच पे ज़रा बात करते हैं। और स्विट्जरलैंड और कनाडा ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कोलंबिया ने कांगो को शिकस्त दे के भी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। और ये नॉकआउट मरला ये 32 टीम्स हैं जिसमें जाके मैचेस खेलेंगे। उसको कहा जा रहा है क्रोएशिया की पनामा के खिलाफ 1-0 से कामयाबी है। और ये नियर टू क्लोज हैं नॉकआउट मरहले में क्वालिफिकेशन के लिए। अगला मैच जीतने के लिए यकीनी तौर पर ये नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शानदार कर दी है, वो सामने आई है। और पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त देकर उन्होंने भी नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और नॉर्वे ने सेनेगाल को शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट मरहले में जगह बनाई है जी। और फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दे दी है। इस पर बात करेंगे। और मेसी के रिकॉर्ड 7 गोल हैं जो वो सामने आई हैं। और अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आज बात करेंगे कतर, तुर्किया, सऊदी अरेबिया समेत 6 से 7 ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त फीफा वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। और मज़ीद ममालिक कौन से हैं और कौन से ममालिक मज़ीद इस वर्ल्ड कप से आउट होंगे, इस पर बात करेंगे। और अमेरिका ने ईरान की फ़ुटबॉल टीम के लिए सफरी पाबंदियों में थोड़ी सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और अब वो 2 दिन पहले अपने अगले मैच के लिए अमेरिका का सफ़र कर सकेंगे। इस पर बात करेंगे। और आज एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। प्रो लीग हॉकी का जो इवेंट था उसके अंदर पाकिस्तान का जो झंडा था उसमें सफ़ेद रंग गायब कर दिया गया था। इस मामले के ऊपर तहकीकात की गई हैं। और प्रो लीग की जो इंतज़ामिया है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और प्रो लीग की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से मुमकिन हुआ इतनी बड़ी गलती, और वो भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के अंदर। गो कि इंडिया इस मैच में पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी थी। बहुत सारी खबरें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद अनवर राना साहब, साबिक फुटबॉलर हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद अजमल साबरी और फुटबॉल एक्सपर्ट हैं। अजमल खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू सो मच। जमशेद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूँगा। और स्विट्जरलैंड और कनाडा ने सर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। आज हम जो बातें ज़्यादा करेंगे, मुझे लगता है कि नॉकआउट मरहले में ज़्यादातर टीम्स हैं वो पहुँच चुकी हैं। कैसे देखेंगे आप स्विट्जरलैंड और कनाडा के मैचेस को? अच्छे मैच हुए हैं उनके। और मेरा ख्याल है ये दोनों टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ये 48 जो टीम्स हैं, इनमें से जो आगे नॉकआउट में 24 टीमें जो 2 टॉप करेंगी अपने ग्रुप में, वो चली जाएंगी। अब वो डिपेंड करता है कि 8 कौन सी टीमें होंगी जो बाकी इस आगे नॉकआउट में जाएंगी। तो इसको हम इस तरह देखेंगे कि जो 3rd पोजीशन पे टीमें आएंगी, तो उन 12 टीमों को जो 3rd पोजीशन में आएंगी उनमें से 4 टीमें निकल जाएंगी और 8 टीमें जो अगले राउंड में जाएंगी। उसको किस तरह लिया जाएगा, अक्सर दोस्तों का ये क्वेश्चन होता है। वो हम इस तरह करेंगे कि जो तीसरे पोजीशन पे जिनकी ग्रुप में पोजीशन पॉइंट्स ज्यादा होंगे वो आगे जाएंगी। अगर वो पॉइंट्स भी बराबर होते हैं तो फिर उनकी गोल एवरेज देखी जाएगी। ठीक है। और अगर गोल एवरेज भी बराबर होती है तो फिर ये देखा जाएगा कि वो टीमें किस तरह आगे जाएंगी। वो जाएंगी हम जरा इसको समझने के लिए अगर आसान कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि जो 12 टीम्स हैं नंबर 3 के ऊपर जो मौजूद होंगी, उन 12 में से जो टॉप की 8 टीम्स होंगी वो आगे चली जाएंगी। राइट जी, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, उससे आगे देन व्हाट नेक्स्ट? वो टीमें जो अब फिर आखिर में जो फ्लिप है, तो इस तरह 12 टीमें तो वो निकल जाएंगी जो 4 ग्रुप में होंगी, चौथी पोजीशन पे आई होंगी। और 4 टीमें वो निकलेंगी, तो 32 टीमें हमारी अगले राउंड में चली जाएंगी। ठीक है। 32 टीमों में जो नॉकआउट है वो 28 तारीख से शुरू होगा। और हमारा आखिरी जो ग्रुप मैच है वो 27 जून को है। तो उसके बाद सारी क्लैरिटी आ जाएगी। और जो नॉकआउट सिस्टम शुरू होगा तो फिर वो तो जो टीम जीतेगी वही अगले फिर 32 से 16 हो जाएंगी, 16 से क्वार्टर फाइनल, 8 पे, और फिर 8 से सेमीफाइनलिस्ट और फाइनलिस्ट टीम से। अब अजमल, स्विट्जरलैंड और कनाडा के दरमियान, कनाडा दोनों है जो वो नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं अपने ग्रुप से। किस तरह से देखते हैं दोनों का सफ़र? कनाडा ने तो पहली कामयाबी हासिल की थी लास्ट मैच में अपने। जी हाँ, बिल्कुल नवीद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि स्विट्जरलैंड की जो अभी कनाडा के अगेंस्ट मैच था, बड़ा ही ज़बरदस्त क्लोज मैच था। आपकी जो उसकी जो ख़ास बात थी ना, वो थी कबोल, जो इनके गोलकीपर है स्विट्ज़रलैंड के। आउटस्टैंडिंग सेव्स किए उन्होंने। आपके जो स्टार्ट के मिनट्स, फिर उसके दरमियान वाले और आखिरी मिनट्स से जो थे, उसके अंदर काफ़ी डोमिनेट किया, काफ़ी अटैक्स किए कनाडा की टीम ने, उनके स्ट्राइकर्स ने, उनके मिडफील्ड्स ने, उनकी जो सेंटर बैक के जो उनके मेन खिलाड़ी हो वो भी अटैकिंग फुटबॉल पे आए। तो इस वर्ल्ड कप में जो ख़ास बात रही है वो गोलकीपर्स की थी। उनमें से स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ने भी अच्छा
खेल पेश किया और उसी वजह से उनकी टीम को फ़तह हासिल हुई और वो अपने आप को क्लियर कर गए इस राउंड ऑफ 32 के लिए। स्विट्ज़रलैंड की ज़ाहिरा फीफा का हेडक्वार्टर भी उसी में है और फीफा की नज़रें भी उधर ही होती हैं और पूरी दुनिया की नज़रें स्विट्ज़रलैंड पे होती हैं और स्विट्ज़रलैंड का डोमेस्टिक फुटबॉल आउटस्टैंडिंग है, उनकी लीग्स भी हैं, उनके अपने प्लेयर्स भी हैं, वो प्लेयर्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से फैसिलिटेट करते हैं और फुटबॉल के हवाले से बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं पूरी दुनिया में। स्विट्ज़रलैंड को कहीं पे क्वार्टर फाइनल तक, जी हाँ, ये कहना कुछ कबल वक्त होगा, क्योंकि आपकी जो ओपोनेंट टीम्स हैं ना जो आ रही हैं, जो राउंड ऑफ 32 में जो ख़तरनाक टीम्स हैं ना, जो कह सकता हूँ मैं वो रैंकिंग की तीसरे नंबर की टीम में भी खतरनाक टीम्स हैं। अच्छा, आपकी जो थर्ड प्लेस की अपने अपने ग्रुप में थर्ड प्लेस की रैंकिंग के बाद वो अपनी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसके अंदर अभी भी टाई पड़ी हुई बेल्जियम, कॉन्गो, सेनेगल के दरमियान, इक्वाडोर के दरमियान। सेनेगल, कॉन्गो, इक्वाडोर, बेल्जियम, आप इनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप साउथ कोरिया 1-0 से साउथ अफ्रीका से आ रहा है, वो एक मोरिजो ने एक बड़ा अच्छा गोल किया और 63वें मिनट में गालबन गोल हुआ, तो लेकिन मैच बड़ा अच्छा हुआ। तो इसी तरह स्विट्ज़रलैंड और कनाडा का मैच भी देख सकते हैं आप, जितने भी फुटबॉल अच्छा, के हम अगर इस ग्रुप की बात कर ले तो स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, बोस्निया और कतर की टीम ना यहाँ पर मौजूद थी, बट हमें ये शायद ग्रुप बी है जो कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा। आप क्या समझते हैं, क्या ये वाकई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था? अब बात ग्रुप हमने देखे कि उनकी टॉप 3 टीम्स हैं जो आमतौर पे, नवीद भाई, उसमें इस ग्रुप के अंदर स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, कतर और बोस्निया, इसमें हमारे एशियन फुटबॉलर्स ने मायूसी दिखाई। नो डाउट कि कतर ने अब इसके अगेंस्ट, कतर ने 3 मैचेस खेले, उसमें से कोई भी नहीं जीत सका, हालांकि कतर ने क्वालीफाई किया बोस्निया के अगेंस्ट। नो डाउट कि आपके अमुनाता जो उनके गोलकीपर हैं उन्होंने अच्छे सेव्स किए हैं, वरना स्कोर ज़्यादा होता। तो बोस्नियंस जो हैं, अल्बेगरोजेविक ने जो गोल स्कोर किया, उसके बाद आपके मेजविच ने गोल स्कोर किया, फिर एक ऑन गोल हो गया, तो उस वजह से 3-1 स्कोर जो होता है वो उसके अंदर आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ एंड कंडीशंस का काम होता है, जो कोचेस काम कर रहे हैं, कतर के जो स्पेनिश कोच हैं, नो डाउट कि लिबर्टिग्स ने उसके ऊपर काम काफ़ी किया। आपके जो दूसरे ममालिक से प्लेयर्स को जब कनेक्ट किया जाता है फिर वो जेल होता है, फिर आप अपनी अपनी साइकी के प्लेयर्स होते हैं, लेकिन कतर जो है वो आने वाले कल में मज़ीद अच्छी बेहतरी, क्योंकि एशिया के अंदर एक इसमें आप कह सकते हैं अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस भी करते हैं फुटबॉल्स के हवाले से, लेकिन बोस्नियंस जो हैं उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया और अब राउंड ऑफ 32 के लिए कतर, इसके साथ उज़्बेकिस्तान, एशिया में जॉर्डन को देख लें आप, सऊदी अरेबिया को देख लें आप, इन टीमों ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन फुटबॉल खेला है। आपको क्लियर हो गया है कि आपकी साउथ अमेरिकन फुटबॉल, यूरोपियन फुटबॉल और एशियन फुटबॉल में काफ़ी वाज़ा फ़र्क है। अच्छा, ये जमशेद भाई, आप क्योंकि फ़ुटबॉल खेलते रहे तो ये फ़र्क जितना ज़्यादा आज मौजूद है एशियन फ़ुटबॉल में, जैसे अजमल बात कर रहे हैं, अफ्रीकन फ़ुटबॉल, एशियन फ़ुटबॉल, बट यूरोपियन फ़ुटबॉल, कभी ऐसा हुआ कि लगा हो कि कभी कोई खित्ता है वो चैलेंज करेगा यूरोपियन फ़ुटबॉल को? हमें यहाँ पर इतना अब इतना जदीद फुटबॉल वर्ल्ड कप, इतना टाइम गुजर गया है यूरोपियन एशियन टीम को फुटबॉल खेलते हुए, आपने कतर के अंदर वर्ल्ड कप भी करा लिया, तो बट फिर भी एशियन टीम अभी उस लेवल पर नहीं है कि कहीं जाके टक्कर दे सकें यूरोपियन फुटबॉल को। यूरोपियन फुटबॉल का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उनका जो सिस्टम है वो बड़ा ग्रास रूट लेवल से अपने बच्चों को तैयार करते हैं। फिर आप उनका लीग सिस्टम देख लें कि दुनिया में सबसे टॉप का जो लीग सिस्टम है पूरे यूरोप में, चाहे वो इटली में है, चाहे स्पेन में है, चाहे इंग्लैंड में है, और चाहे बुंदेसलीगा जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है। इन टीमों ने अपना जो डोमेस्टिक और लीग सिस्टम है इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो दुनिया की बाकी एशिया या अफ्रीका या साउथ अमेरिका की उनको कम्पीट कर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के टॉप क्लास के प्लेयर्स जाके यूरोपियन लीग खेलते हैं, चाहे वो ब्राजीलियन हो, चाहे वो अर्जेंटीना से हो, चाहे वो एशिया से हो, और चाहे वो अफ्रीका से हो। अफ्रीका का बहुत ज़्यादा प्लेयर आके यूरोप में खेल रहा है, उसकी वजह वो बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। उनके कॉन्ट्रैक्ट मिलियन पाउंड्स एंड डॉलर्स एंड पाउंड यूरो में हो रहे हैं। तो आप अट्रैक्शन कहाँ पे है? यूरोप में है। वो उनको सिस्टम ऐसा बना दिया। जमशेद भाई, यू आर राइट कि वहाँ पे बहुत सारे पैसा इन्वॉल्व होगा, बट आपने देखा आज भी अगर हम इस वर्ल्ड कप की पिछले वर्ल्ड कप से हम जायज़ा ले लें दोनों का, तो ये वर्ल्ड कप 3 ममालिक होस्ट कर रहे हैं। इसमें अमेरिकन भी हैं, कैनेडियंस भी हैं और मैक्सिकन्स भी हैं, वो तीनों मिल के होस्ट कर रहे हैं। बट एक वर्ल्ड कप कतर ने अकेले होस्ट कर लिया था,
पैसा बहुत ज़्यादा है यूरोपियन यहाँ पे एशियन ममालिक के पास, क्या सऊदी अरेबिया के पास पैसा नहीं है फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए? आप समझते हैं कि बात सिर्फ पैसे की है या कोई और वजह भी है जहाँ पे यूरोपियन मजबूत है? जी, पैसे की बात नहीं, पैसा आपने खुद जिक्र कर दिया, कतर और सऊदीया के पास कितना है और कितनी बड़ी लीग। सऊदीया को आप देख लें, दुनिया के टॉप क्लास रोनाल्डो को लेकर वो खिला रहे हैं और इसके अलावा कितने यूरोप से प्लेयर भी जाके अब सऊदीया में खेल रहे हैं। टाइम लगेगा, एक सिस्टम, ठीक है, और सिस्टम डेवलप करने में टाइम लगेगा। आप देखिए, मैं पहले भी जिक्र कर चुका, आपका डोमेस्टिक फुटबॉल का ढांचा स्ट्रक्चर जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप ऊपर के लेवल पे आप डेफिनेटली जब अपनी लीग्स कराएंगे उसमें बाहर से लोगों को लाएंगे। क्यों दुनिया में बाहर के प्लेयरों को पैसा दे के अपने मुल्कों में खिलाया जाता है कि आपके अपने लड़कों का स्टैंडर्ड हाई हो। तो वो आप जो यूरोप लोगों को लेके, प्लेयरों को लेके फुटबॉल खिला रहा है, अब आस्ता आस्ता ये चीज़ मैं सऊदीया में देख रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा। आप इसी तरह देख लें कि 1990 में जापान ने क्या कहा था कि आने वाले वक्तों में हम वर्ल्ड में भी हम तो उन्होंने क्या किया, अपना डोमेस्टिक फुटबॉल का ढांचा इतना मजबूत किया, अपनी लीग को इतना स्ट्रॉन्ग किया। आज देख ले जापान कहाँ पे आपको नजर आ रहा है, उनकी वो मैच जिस तरह स्टार्ट करते हैं एंड भी उनका उसी तरह का होता है। आप फिटनेस देखें, और फुटबॉल में मेन चीज है फिटनेस। स्किल अपनी जगह, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो फिटनेस है, क्योंकि आपने 90 और अगर आपका अब नॉकआउट सिस्टम शुरू होगा तो 120 मिनट तक अगर मैच जाता है तो आप देख लें कि आपकी कितनी फिटनेस होनी चाहिए। इस दफ़ा जो यूरोप की टीम की फिटनेस है ना, जो टीमें आई हैं, उसको ज़रा मीट करना ज़रा दूसरे हमारे यहाँ देखा गया कि अगर वर्ल्ड में हम देखें तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील या यूरुग्वे वगैरह वो टीमें जो है ज़रा थोड़ा सा, बाकी यूरोप की जो फिटनेस लेवल है वो बताइए। अच्छा, ये इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? कोई आने वाले वक्त में जैसे सऊदी अरब वर्किंग कर रहा है फुटबॉल के ऊपर और लीग्स करा रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कतर ने वर्किंग की और आपने अकेले फुटबॉल वर्ल्ड कप करा दिया, सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है वर्ल्ड कप कराने में। आप इन चीज़ों को किस तरह से देखने के इन फ्यूचर, क्या सऊदी अरेबिया या यूरोपियन एशियन कंट्री की ओर कि जो वर्ल्ड कप में यूरोप को टक्कर दे? जी बिल्कुल नवीद भाई, आप सऊदी अरेबिया इंटरेस्टेड नहीं है। 2034 का वर्ल्ड कप उसने करवाना है और वो होस्ट है 2034 का 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो आपके स्पेन में, पोर्टुगल और मोरक्को में हो रहा है। तो इसी तरह 2034 का वर्ल्ड कप सऊदीया के पास आ चुका है, वो बिड हो चुकी है। तो सऊदी अरबिया का इंटरनल जो फुटबॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा हाई स्टैंडर्ड के इंटरनेशनल फीफा के मियार के मुताबिक उनकी टीमों ने उसको रिकग्नाइज कर दिया है कि बिल्कुल उनकी पिच भी अच्छी है, इनका स्टैंडर्ड भी है, इनका स्टेडियम भी अच्छे है। इनका फुटबॉल का जो इंटरनल, अभी जमशेद भाई ने कहा कि आपका इंटरनल कंट्री का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, आपकी टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 जो लीग्स हैं आपके फुटबॉल के, जो आपके अपने नेशनल प्लेयर्स हैं, दुनिया भर के जितने भी प्लेयर्स अभी भी दूसरी अपनी ममालिक की तरफ से पार्टिसिपेट वर्ल्ड कप में कर रहे हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स बैनुल-अक़वामी सतह की लीग्स खेलते हैं। उसके अंदर आपकी ब्राज़ील के मैक्सिमम प्लेयर आप दें, विनीसियस जूनियर्स को देख लें, आप कोतिनियो को देख लें, आप नीमार को देख लें, आप और भी प्लेयर्स को देख लें, और भी इसी तरह आपके जो मोरक्कन्स हैं वो भी इसी तरह ही। लेकिन उन्होंने अपने फर्स्ट 11 के अंदर 7 से 8 प्लेयर्स उन्होंने अपने नेशनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के डाले हुए हैं, जो आप पूरे अपने मुल्क के फुटबॉल को बूस्टअप कर रहे हैं। तो इस वजह से नो डाउट कि कतर ने एक वाहिद मुल्क था जिसने अपना एक वर्ल्ड कप करवा दिया। आपके जो बजट था, आपकी जो वर्थ थी, जो आपका एक लेवल था फुटबॉल का करने का, वो करवाया आपने। उसके अंदर सऊदीया भी अपने इंडिपेंडेंटली एक ही मुल्क में अभी 2034 का वर्ल्ड कप होगा। तो इस हवाले से कि फीफा मज़ीद इसके अंदर जिद्दत लेकर आ रही है, ठीक है, मज़ीद इसमें पेशरफ्त हो रही हैं। अब 48 टीम्स, उससे पहले 32, उससे पहले 24, अब 64 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब फुटबॉल की टीम्स को भी ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। 62 की तरफ जा रहे हैं, 64 की तरफ, 62 या 64 मेरा ख्याल है, 62 या 64। ये कौन से वर्ल्ड कप के लिए? आप 2030 का देख लें, 2034 का देख लें, इसमें मजीद टीमों को पार्टिसिपेशन, जी इसमें मजीद पार्टिसिपेशन के चांसेस हैं, बढ़ा रहे हैं टीमों को। क्यों? एशिया की टीम्स को भी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, अफ्रीकन नेशंस की भी टीम्स को ज़्यादा, यूरोपियन को भी, साउथ अमेरिकन को भी और कॉन्काकॉफ को भी, आपकी टीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मिलने के जो मौके मिलेंगे। तो फुटबॉल वो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। आपकी जो आपकी अभी तक फीफा की जो आपकी जिनकी प्राइज मनी है, आप देख लें,
आप गोल्फ के, आप टेनिस के, बाकी जो कंपैरिजन कर लें आप, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि फीफा के अब जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके अंदर भी काफ़ी काम होने वाला, और वो कर भी रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि फीफा गवर्निंग बॉडीज़ के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुख्तलिफ अपनी डोमेन्स के अंदर, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर उन्होंने वर्ल्ड क्लास जो प्ले, जैसा पिगोलो कोलिना जो रेफरीज के एक मशहूर मारूफ शोर आफाक रेफरी थे, उनको रेफरी डायरेक्टर लगाया हुआ है। आर्सन वेंगर्स को उन्होंने डेवलपमेंट डायरेक्टर लगाया हुआ है, फुटबॉल के CEO भी लगाया। तो इस तरह इन्होंने एक शख्सियात की खिदमात ली हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि फ़ीफ़ा काम कर रही है। तो उम्मीद है कि आने वाले कल में इससे ज़्यादा बेहतर वर्ल्ड कप आएगा। और आप देखिएगा कि फ़ुटबॉल इतनी स्पीड, मैंने आपसे पहले पिछले वर्ल्ड प्रोग्राम में भी आपका जिक्र किया था, मोरक्को का और उसका मैच देखिए, हेटी का मैच देख लें। अब हेटी भी आउट हो गया, हेटी का, आप हेटी का फुटबॉल देखें आप। मैं कह रहा हूँ कि पनामा का फुटबॉल देखें आउट, हेटी का फुटबॉल देखें आउट। जॉर्डन ने इम्प्रेस नहीं किया, उज़्बेकिस्तान ने इम्प्रेस नहीं किया। फुटबॉल खेले हैं, लेकिन जो आप कुराकाओ को देख लें, आप कैप वर्डी सेकंड थर्ड राउंड ऑफ 32 के लिए, आप इन टीमों को देखें कि इनके अंदर कौन से ऐसे कोचेज लगे। 78 साल के कोचेज लगाए हुए हैं, अब 74 साल के कोचेज हैं। अब होगो बॉस जो हैं वो साउथ अफ्रीका के जो कोच हैं, वो अब 74 ईयर्स ओल्ड, आप उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। ठीक है, आप अपने वक्त के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे हो तो इंशाल्लाह। इंटरेस्टिंग बात हुई आपने। मैं जरा कोलंबिया की मैचेस पे, जर्मनी और जर्मनी के आप कोच की बात करें, जो कोचिंग की बात करें, छोटी सी बात करें, तो जर्मनी का कोच 38 ईयर ओल्ड, हाँ 38 साल उसकी उम्र है, और जर्मनी का वो कोच है। और इसलिए उनकी टीम में तो टू यंग, बिल्कुल इतनी यंग टीम है, यंग टीम है, और वही मतलब है कि उसको देख के बहुत अट्रैक्टिव। आप इसी तरह आइवरी कोस्ट, कोट d'Ivoire, वन ऑफ द यंगेस्ट टीम ऑफ दिस वर्ल्ड कप, मैंने पहले भी जिक्र किया था। 28, 27, 28, बहुत हद हुआ 29, इससे ज्यादा की। कोलंबिया ने कांगो को शिकस्त दे दी है, और वो भी आई थिंक क्वालिफाई कर गए अगले राउंड के लिए। जी हाँ, जी हाँ, ये तो बड़ा अच्छा। कुछ टीमें ऐसी हैं कि जिन्होंने बड़ा सरप्राइज किया, उनमें एक भी ये भी टीम है कि जिसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और आगे ये गई है, और बाकी भी टीमें अच्छा जो परफॉर्म कर रही हैं। और बात तो ये है कि जो हमारा राउंड 32 जो नॉकआउट राउंड स्टार्ट होगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उस दिन मैं ये कहता हूँ कि वो दिन होता है, आपने परफॉर्म करना है, जो परफॉर्म करेगा इस लेवल पे जाके वो आगे जाएगा। अगर आपने उस दिन उस मैच में परफॉर्म नहीं किया तो आप आउट हो जाएंगे। तो ये सिलसिला जो आता गया, कई दफा हार्ड फेवरेट भी रही है ब्राजील, लेकिन वो उस दिन उस मैच में परफॉर्म नहीं। फॉर एग्जाम्पल 2018 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें आप देखें कि ब्राजील और बेल्जियम का मैच, और बेल्जियम जो है 2-1 से आउट कर दिया उससे। अभी के ब्राजील की बड़ी टॉप की क्लास की टीम थी। तो ये कुछ दिन भी होता है टीम्स का, कि भी आज कह देते हैं कि आज हमारा दिन नहीं था, तो वो दिन तो फिर दिन है ना। वर्ल्ड कप तो नहीं देखता कि अगला दिन भी आएगा। 5 दिन का टेस्ट तो नहीं है। अच्छा, क्रोएशिया की पनामा के खिलाफ 1-0 से कामयाबी है, और क्रोएशिया भी पनामा को हरा के नॉकआउट के लिए चला गया। क्रोएशियन प्लेयर्स के अंदर मॉड्रिच के आखिरी वर्ल्ड कप है, और 200वां मैच उसने मुकम्मल कर लिया अपना, 200 डबल सेंचुरी कर ली ना। अब वो इतना लंबा फुटबॉल अपने मुल्क के लिए, क्रोएशिया के लिए खेले हैं। आप उनके साथ के हकान शुकर रिटायर्ड हो गया, पेरिसिच कप चला गया, रेटिच चला गया, क्लोजोविच चला गया, ब्रेजोविच चला गया। अब ब्रोजोविच के साथ भी ये फुटबॉल खेले थे। इनकी अच्छे प्लेयर्स की कम्बिनेशन थी। मॉड्रिच ने अपनी फिटनेस लेवल और अपने आप को उसने प्रूव किया कि मैं नेशनल टीम के लिए हूँ, और वो नो डाउट के वो बड़ा सेंसिबल और सही मानों में कहते हैं कि जो मिडफील्ड का खिलाड़ी स्कीमर कहलाता है ना, वो स्कीमर है। वो फुटबॉल जो खेलते हैं, जो उन्होंने बॉल फीड की है पनामा के अगेंस्ट अपने स्ट्राइकर्स को, पेरिसिच को सब्स्टिट्यूशंस के ऊपर दी है, फिर ब्रोजोविच को एक रैकिटिच आ गए थे, 2-3 और प्लेयर्स को इन्होंने बड़ा अच्छा फीड किया। नो डाउट के मॉड्रिच के ऊपर टीम चलती थी। अब देखते हैं कि मॉड्रिच के बाद कौन सा मॉड्रिच आता है उनके पास। अच्छा, इस ग्रुप में अगर ग्रुप एल की बात कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली इंग्लैंड की टीम, घाना, क्रोएशिया और पनामा की टीम्स हैं। पनामा तो आई थिंक आउट हो चुका है, 2 मैचेस खेले, दोनों के दोनों हार गए वो। यस, और अभी 4 पॉइंट्स के साथ, 4 पॉइंट्स के साथ इंग्लैंड और घाना की टीम मौजूद है। जी हाँ। और क्रोएशियन टीम है जो वो नंबर 3 के ऊपर विराजमान है, नंबर 3 के ऊपर 3 पॉइंट्स के साथ। जी हाँ, बेस्ट थर्ड के ऊपर अब घाना और क्रोएशिया की टाई है। ये अब इसको आप राउंड ऑफ 32 में जाते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि घाना और क्रोएशिया का एक रह गया ना मैच, तो उसके अंदर घाना और क्रोएशिया के मैच के बाद आपको चीज वर्ल्ड जो आपकी ग्रुप की रैंकिंग की 3rd टीम है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन राउंड ऑफ 32 के लिए वो
क्लियर हो जाएंगी, पनामा के लिए वो चांस नहीं है। इस ग्रुप के तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो इसीलिए आप अभी ब्राज़ील और स्कॉटलैंड का मैच भी हुआ आपके सामने, आप देख रहे होंगे। तो इसीलिए तो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर मोरक्को हेटी को हरा के अब वो क्लियर हुआ, तो स्कॉटलैंड के भी चांसेस आ गए अपने ग्रुप में थर्ड रैंकिंग में अपने राउंड ऑफ 32 के लिए। तो मैं अभी बताया था कि जमशेद भाई ने जैसे जिक्र किया कि जो आपकी हर ग्रुप की 8 आपके पास जो ग्रुप हैं उसके अंदर वो तीसरी पोजीशन पे आने वाली टीम खतरनाक हैं। आप उनको इजी मत लें, वो किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, कम बैक कर सकती है, बिल्कुल। स्पेशली नॉकआउट मरले के अंदर तो आपके पास चांस नहीं होता, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। आप राउंड ऑफ 32 को सडन डू एंड डाई है ना। अब ब्राजील का अभी एक मैच अभी स्कॉटलैंड के साथ हुआ, 3-0 से जीता उन्होंने। तो विनीस जूनियर ने 2 गोल स्कोर किए और कूना ने 1 गोल स्कोर किया। ये इस मुताबिकत से भी अच्छा मैच था, और एक और तारीख के हवाले से भी बड़ा अच्छा मैच था कि इस मैच के अंदर मियामी में मैच हुआ तो उसके अंदर 500 साल पुराना फुटबॉल रखा गया। अच्छा, स्कॉटलैंड की तारीख में 1540 और 1580 का जो टाइम है ना, उसके अंदर उस टाइम की स्कॉटलैंड की क्वींस होती थी। ठीक है। तो वहाँ मलका एक स्कॉटलैंड थी, तो उन्होंने फुटबॉल बनाया हुआ था, तो उस फुटबॉल को अभी तक उन्होंने रखा और फ्लोरिडा के म्यूजियम के अंदर रखा गया। और वो उस वर्ल्ड कप की एक यादगार बनाया गया कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड फुटबॉल कि वो प्रेजेंट किया गया, और ये स्कॉटलैंड को ट्रिब्यूट पेश किया कि स्कॉटलैंड खेल रहा था वर्ल्ड कप। तो ये एक बड़ी ख़ास बात थी। जमशेद भाई, रोनाल्डो ने पोर्तुगाल की टीम ने 2 गोल किए, पर पोर्तुगाल की टीम ने उज़्बेक को 5-0 से शिकस्त दी थी। ये तो बहुत बड़ा स्कोर था, आई थिंक बहुत बड़ा स्कोर, 5-0 से शिकस्त। वो गोल भी नहीं कर पाए कहीं पर भी, वो पहले हाफ में ही वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हुए थे कि शायद वो। अच्छा, ऐसा है कि जब आप के अगेंस्ट पहले कुछ मिनट्स के अंदर गोल हो जाता है तो मोमेंटम टूट जाता है आपका, और अपोजिट टीम का मोमेंटम बहुत अच्छे से बन जाता है, तो उस मोमेंटम की वजह से भी आप पूरे मैच पे हैवी रहते हो। जो पहला मैच है ना पुर्तगाल का, उसमें परफॉर्मेंस उनका ड्रॉ हो गया। ये मैच उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, और इस मैच में उन्होंने पूरा जोर लगाया और परफॉर्म किया, और इसीलिए 5-0 से जीते। और इसमें ख़ास तौर पे जो लोग बात कर रहे थे रोनाल्डो की परफॉर्मेंस की, तो उसने प्रूव किया कि दुनिया के टॉप क्लास प्लेयरों में से एक है, जो उससे गोल किए और या जो असिस्ट किए। तो इस मैच में पुर्तगाल की टीम को देख के ये लगा कि आगे जाएगी। क्या कमेंट करेंगे रोनाल्डो के इन गोल्स पे, और स्पेशली पोर्तुगाल की टीम को? जी हाँ, पोर्तुगल नो डाउट के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम ऑफ द यूरोप, नेशन लीग चैंपियन भी है, फिर यूरो कप भी फॉर्मर चैंपियन भी है। तो साइकोलॉजिकली इनको बढ़तरी हासिल है यूरोप के अंदर, और एक पोर्टुगीज लीग, एक बड़ी लीग भी करवाते हैं अपने मुल्क के अंदर, बड़े नाम इनका। एक अच्छा टॉप क्लास वो रोड एक्सीडेंट में जोटा जो जहाँ भाग हो गया था, आज वो रोनाल्डो के साथ का प्लेयर था, जोटा जो जहाँ भाग हुआ था। तो वो वितीनिया जो है वो और फ्लिक्स उसकी कमी को काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी अपनी क्लास थी। पोर्टुगल और उज़्बेकिस्तान साइकोलॉजिकली तो बढ़तरी हासिल थी उन्हें। ठीक है। उज़्बेकिस्तान की परफॉर्मेंस वो एशियन टीम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इन टीमों ने जो टीमें इनके सामने आई हैं जिन्होंने ख़राब किया है, जिन्हें वो कुराको, कैप वर्डी और थोड़ी सी कतर की टीम थी जो ड्रॉ कर गई थी पहला मैच, याद होगा आप। तो इसी तरह आपकी जॉर्डन की थी, ईरान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ड्रॉ किया। तो ये कुछ टीमें थी, और इसमें कहीं जिक्र नहीं हो रही है एशियन की टीम का, जापान का। तो जापान की अपनी क्लास है, जापान एशिया के अंदर इस वक्त जो है ना टॉप पे है, टॉपर है, और उसने प्रूव किया कि वो फुटबॉल खेलते हैं। उनकी फुटबॉल की कोऑर्डिनेशंस, तो इस वजह से जो अभी जो आपने बताया कि पोर्टुगल का आने वाले कल में राउंड ऑफ 32 में देखते हैं किससे मैच पड़ता है। और वो जो मैच है फर्नांडिस, वितीनिया, फिलिक्स, रोनाल्डो, और इनका ज़्यादा इम्तिहान होगा। और मेरा ख्याल है कि जो मैं देख रहा हूँ राउंड ऑफ 32 ये क्लियर करके राउंड ऑफ 16 में जाएंगे। राउंड ऑफ 16 में, यार ठीक है। अच्छा, नॉर्वे ने सेनेगल को शिकस्त देकर पहली बार नॉकआउट में, पहली बार नॉर्वे सेनेगल को शिकस्त दे के पहुँचे नॉकआउट मरहले में। नॉर्वे की टीम को आप कहाँ पे रेट करते हैं जमशेद भाई? नॉर्वे की टीम में उनका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उनका जो हॉलैंड है वो आउटस्टैंडिंग गोल स्कोरर है, लकी है, हर मैच में गोल निकालता है, और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप में उसके 4 गोल हो गए इस टाइम, और वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है नॉर्वे के पास।
और नॉर्वे की टीम भी अगले राउंड में जाएगी और मेरा ख्याल है कि राउंड 16 में भी उसको जाना चाहिए। सेनेगल वर्सेस नॉर्वे, और नॉर्वे आप जी हाँ, क्वालिफाई कर गया। मैं वही कह रहा हूँ कि नॉर्वे अपने ग्रुप से, और साथ ही अभी एक और टीम जो उनके ग्रुप से आई है नॉर्वे के साथ, जो टीम है इनकी एक ग्रुप में, वो अब सेनेगल जो है वो अब उसको फ्रांस में ना, सॉरी ठीक है। फ्रांस का और नॉर्वे का मैच है, ठीक है, और सेनेगल का है मैच इराक से। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रुप में थर्ड पोजीशन फ्रांस, नॉर्वे और सेनेगल या इराक, अभी भी कुछ उनकी जो है ना वो उम्मीदें सेनेगल की। अच्छा, सेनेगल और इराक की बेसिकली तो ये 2 मैच हुए हैं और दोनों वो मैच जीत नहीं पाए, कोई पॉइंट्स नहीं है। जी हाँ। बट क्या ग्रुप के अंदर थर्ड पोजीशन ना, ग्रुप के अंदर थर्ड पोजीशन, बट अगर आप ग्रुप में इस लेवल पे पोजीशन थर्ड ले लेते हैं आप 3 पॉइंट्स के साथ फॉर एग्जांपल, तो क्या फिर भी कुछ चांसेस हैं आपके कि राउंड ऑफ 32 उन्होंने के लिए? हर ग्रुप के साथ ना, देखें हर ग्रुप की उन्होंने कैलकुलेशन की होगी, तो डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि भाई अब सेनेगल को अब उम्मीदें अभी भी हैं, ठीक है, उम्मीद है कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ग्रुप से कुछ टीम हाई अगर ये स्कोरिंग मैच में ड्रॉ हो जाता है, सेनेगल इराक मैच ड्रॉ हो जाता तो फिर एक पॉइंट दोनों का हो जाएगा। अगर तो फिर राउंड ऑफ 32 के लिए क्या देखें, थे? मैक्सिको, ये डिपेंड करता है कि आपके जो 8 बेहतरीन टीमें होंगी, जी 12 में देखिए 12 टीमें तो आउट हो जाएंगी। मेरा वही क्वेश्चन है कि 12 में 8 टीम्स ने जाना है, और इस मैच की हम स्पेसिफिकली बात कर लें ग्रुप आई की, और यस आई की सेनेगल वर्सेस इराक है, जो ये दोनों ये कोई मैच नहीं जीता है, 2-2 मैच खेल चुके हैं, आखिरी मैच है इनका। अगर ये मैच 1-1 से ड्रॉ हो जाता है या ड्रॉ हो जाता है किसी भी सूरत में, देन ये पॉइंट स्कोर के ऊपर 1-1 पॉइंट होगा इनके पास, राइट? तो 1 पॉइंट के साथ आप 32 के लिए क्वालिफाई कर सकते हो क्या? डिफिकल्ट है क्योंकि डेफिनेटली किसी न किसी टीम जो ऊपर आएंगी 8 टीमें, उनके पास 2-3 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट तो यस होंगे। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूँ, मैं सेम ये बात कर रहा हूँ कि क्या राउंड ऑफ 32 में जाने के लिए 12 टीम में से 8 ने जाना है, तो क्या वो 8 टीम्स में इस लेवल तक भी टीम्स को उठाएंगे कि वो 1-1 पॉइंट के साथ जाएंगे तब भी राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई कर ये बता रहे हैं कि जो आपकी राउंड ऑफ 8 है 32 के लिए 8 टीमें लेके आनी ना, वो 12 की रैंकिंग में से लेके आनी, 12 की रैंकिंग में से लेके आनी। 12 की रैंकिंग में जो 8 टीमें अभी आ रही है ना, उसके अंदर बेल्जियम नहीं है 8 में, उसके अंदर कॉन्गो है, उसमें अंदर नंबर 9 पे बेल्जियम है, कॉन्गो है, सेनेगल है, इक्वाडोर है, ठीक है। अब ये इनके अपने मैचेस ग्रुप के अंदर वो क्या परफॉर्म करते हैं, और इधर से कुराकाओ, इधर से सॉरी कैप वर्डी, और ऊपर से जो और टीमें हैं वो अभी उनको भी वो कर सकते हैं कि वो कंपैरिजन कर लेंगे ना, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ कॉन्गो, बेल्जियम, इक्वाडोर और सेनेगल को इतने आसानी से हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने अपने मैचेस इनके रहते हैं। अभी बेल्जियम इस टाइम ग्रुप जी में है और उसके बाद इजिप्ट और ईरान है। हाँ जी, बेल्जियम और इजिप्ट तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि ईरान का एक मैच रहता है और अभी ईरान के 2 पॉइंट है, ठीक है। है। ईरान की परफॉर्मेंस भी अच्छी है और मेरा ख्याल है कि ईरान को भी ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और बेस्ट ऑफ जो 32 होगा मैं ईरान को ऊपर उसमें देखता हूँ। चले हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन, बात करें आज कैपिटल स्पोर्ट्स में और फीफा वर्ल्ड कप स्पेशल में, स्पेशली आज फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस को लेके, और वर्ल्ड कप के मैचेस में सनसनी है, जो मैचेस हैं वो जारी हैं, बट सनसनी अभी बाकी है क्योंकि 28 तारीख से राउंड ऑफ 32 शुरू होगा, और वो राउंड ऑफ 32 होगा जो असल में बेहतरीन टीम्स होंगी दुनिया की 32 टीम्स, वो आपस में मुकाबले करेंगे, और ये नॉकआउट मरला होगा, डू और डाई होगा। आप मैच जीतने के लिए जाएंगे, हारने की सूरत में आप घर जाएंगे। इस पर मजीद बात करेंगे वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात करें आज फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और मजीद कुछ इवेंट्स के ऊपर, मजीद कुछ मैचेस के ऊपर बात करेंगे। और फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दी है, और फ्रांस ने क्वालिफाई कर लिया अगले राउंड के लिए। इराक का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करेंगे। आज जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अजमल हमारे साथ मौजूद है। जमशेद भाई, फ्रांस ने इराक को शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, व्हाट अबाउट इराक? इराक का अगला मैच जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैच ड्रॉ भी करती है तो फिर भी उसके लिए आगे जाना मुश्किल होगा, जरूरी है। जबकि फ्रांस ने अपने आप को बिल्कुल क्लियर अगले राउंड के लिए कर लिया और अच्छे मार्जिन से जीत लिया और अच्छा परफॉर्म कर रही है, जैसे कि हमने पहले बात की थी, और इस टाइम वर्ल्ड कप की फेवरेट टीमों में एक है। तो अब डिपेंड करता है कि इराक के अगले मैच में वो कैसा परफॉर्म करती है। एशिया की टीम है, अब अगला मैच उसका सेनेगल से है, तो सेनेगल का फुटबॉल भी बड़ा अच्छा देखा जाता है दुनिया में। तो डिपेंड करता है कि आपका अगला मैच अब कैसा है। वैसे सेनेगल को उस पर काफ़ी बढ़तरी हासिल है, अगर हम पिछले उसके मैचेस देखें जो नॉर्वे और उसके साथ
फ्रांस के साथ होगा। ठीक है सर, ये अगले मैच पे ज़रा बात करते हैं, और इसमें हमारे पास अर्जेंटीना का मैच है। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को शिकस्त देकर 32 के लिए क्वालिफाई कर लिए। अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया, मेसी का गोल, मेसी उस टीम के अंदर मौजूद है, इस टीम को कहाँ देख रहे हैं आप? जी हाँ, अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है और अपने टाइटल का दिफा करने के लिए आए हैं, और तकरीबन वही टीम है जो कतर के वर्ल्ड कप में थी। 1-2 और यंगेस्ट प्लेयर्स इन्होंने ऐड किए हैं, एस्कलोनी जो इनके कोच हैं। तो इसमें मैं देख रहा था कि अभी अपने राउंड के अंदर इन्होंने जो कतर का 2022 वर्ल्ड कप था ना, उससे बरअक्स परफॉर्म किया, क्योंकि उन्होंने वो वाली जो परफॉर्मेंस दी थी, पहले ही मैच में सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो ज़ख्मी शेर साबित हुए थे फिर। तो उन्होंने फिर एक बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक करने के बाद वर्ल्ड कप भी जीत लिया था। तो इसमें इनकी परफॉर्मेंस बड़ी सेटिस्फैक्ट्री है। नो डाउट के ओपोनेंट टीम्स अभी उनके मद्दे मुकाबिल कौन सी है, वो ऑस्ट्रिया जो यूरोप में अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, उनके प्लेयर्स भी बड़े लीग्स में खेलते हैं। तो एक इनके ग्रुप में ये एक टीम थी जिसके अंदर उन्होंने, अल्जीरिया ने वो परफॉर्म नहीं किया, हालांकि वो अफ्रीकन नेशंस कप के अंदर बड़ी उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं अपने मद्दे मुकाबिल की। बड़ी नाइजीरिया को, कैमरून को, सेनेगाल को बड़ा टफ टाइम देते हैं, मोरक्कन्स को भी। तो अल्जीरिया की परफॉर्मेंस, इसी तरह अफ्रीकन की और ट्यूनीशिया ने भी कोई परफॉर्म नहीं किया। आने वाले कल में राउंड ऑफ 32 और फिर राउंड ऑफ 16, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि अर्जेंटीना आसानी से रसाई हासिल कर लेगा। बिल्कुल ठीक है। और ऑस्ट्रिया है इनके साथ में, अल्जीरिया है और जॉर्डन है। जॉर्डन तो मेरे ख्याल में वेव ऑफ हो गया। जॉर्डन तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सका। नो डाउट के जॉर्डन ने एशिया कप का फाइनल खेला था और पाकिस्तान के ग्रुप में भी थे जब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में भी आए थे। आउटस्टैंडिंग इनकी फिटनेस, जहाँ हमने बिल्कुल लाइव देखा, आपने भी देखा होगा जाके जिन्ना स्टेडियम में, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेले मैचेस। तो जॉर्डन के फुटबॉल में पहली दफ़ा डेब्यू करना, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना, यही सबसे बड़ा एजाज़ है। आपका जॉर्डन का, उज़्बेकिस्तान का भी यही एजाज़ है। मैं इनको एजाज़ात इसलिए दूंगा कि इन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया, बस ठीक है। लेकिन अब आने वाले कल में इन्होंने, इनके कोचेज़ ने, ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो इनकी टीम के साथ गेम है, ऑफिशियल्स गेम है, इन्होंने वॉश कर लिया है। और आने वाले कल में इंशाल्लाह इनके अपने डोमेस्टिक में, अपने इनके कंट्री में जाके उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे और आने वाले कल में ये ख़तरनाक टीम भी साबित हो सकती हैं। तो ये किसी की मिरास नहीं है फुटबॉल कि आप हाईजेक कर लें और इसके अलावा निकल नहीं सकते, या अभी 14 मुल्कों की क्रिकेट की टीम नहीं है, 14 मुल्क, ये 200 प्लस कंट्रीज फुटबॉल खेलते हैं। तो इसके अंदर आप अपनी अपनी कंट्रीज़ में अपनी अपनी जगह के ऊपर जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आप जिद्दत लेकर आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे। जॉर्डन और उज़्बेकिस्तान, इन्होंने, अब पनामा तो खेलते हैं फुटबॉल, साउथ अमेरिकन, नॉर्दर्न अमेरिकन के अंदर और भी फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन जॉर्डन की यही बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है कि वो वर्ल्ड कप के फाइनल राउंड तक गया, और इसी तरह आपके उज़्बेकिस्तान की भी है। तो अपने इस ग्रुप के अंदर अब ग्रुप भी टफ था, डिफेंडिंग चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के ग्रुप में जॉर्डन को डाला गया। तो इस वजह से बात करें ना, तो अगर मेसी का जिक्र ना करें तो वो मेरा ख्याल है थोड़ा सा, क्योंकि मेसी की जो परफॉर्मेंस 2 मैचों में देखी, आउटस्टैंडिंग। पहले मैच में उसने हैट्रिक किया, दूसरे मैच में उसने 2 गोल किए हैं, और द बिग डिफरेंस बिटवीन द अदर टीम्स एंड अर्जेंटीना तो सामने आता है मेसी। तो अच्छा, मेसी पे अगर आप बात करें तो आई थिंक ये वो वर्ल्ड कप के वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने दुनिया फुटबॉल के अंदर तमाम वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल किए हैं। 18 गोल हो गए, 16 थे लास्ट मैच में, फिर 18 हो गए। तो मेसी तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में, मेरा ख्याल है ये अगर ये रिटायरमेंट नहीं लेते, आई थिंक लेने वाले हैं वर्ल्ड कप। 38 ईयर ओल्ड, 38 साल की उम्र में, तो ये 42 पे भी जाके में भी खेले अगला वर्ल्ड कप। स्पेन वाला 41 में रोनाल्डो खेल सकता है, तो 42 में क्यों नहीं? तो इन्होंने भी ऐसा रिकॉर्ड बना जाना है जो शायद जिसको बीट करना आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल होगा। ये आपने बिल्कुल सही कही कि मेसी का जो अभी ये 5वां वर्ल्ड कप है, और अभी तक किसी ने भी इतने वर्ल्ड कप, ये रोनाल्डो इनके साथ साथ हैं। लेकिन फुटबॉल में मैंने आपसे पहले कहा कि इतनी तेज़ी आ चुकी है, कैलन एम्बापे को रोकना मुश्किल है। अच्छा, आपके 16 मैचेस के अंदर 16 गोल है उनके वर्ल्ड कप के, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट स्कोरर। और उसकी जो फुटबॉल की जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी तेज़ी है, जो उसकी फुटबॉल की अपनी केमिस्ट्री है, उस हवाले से उसके जो आगे क्लोजे थे जो जर्मन के, उनको बीट हो गए। वो रोनाल्डो ब्राज़ील वालों को बीट करके आगे हैं, अब वो नंबर 2 पे हैं, नंबर 2 नंबर 3 पे आगे, तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप हिस्ट्री। लेकिन 16 मैचेस 16 गोल, मेसी 28 मैचेस 18 गोल। तो आप इसमें देख लें कि अभी तक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप के अंदर मेसी के पास है, अपनी क्लास है,
बेहतरीन खिलाड़ी, एक हिस्ट्री क्रिएटेड प्लेयर हैं, अर्जेंटीना की हिस्ट्री। आप मैराडोना के बाद अगर अर्जेंटीना में नाम कमाया किसी ने, बेतिस्टूटा, केनिजिया और एंजल डी मारिया और भी प्लेयर थे, लेकिन लियोनेल मेसी का अपना एक नाम मकाया है। ठीक है, तो ये एक आप डिकेड कह सकते हैं आप इसका, एक यूनिक नेम इन द हिस्ट्री ऑफ द अर्जेंटीना फुटबॉल। ठीक हो गया सर। आप कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन ममालिक पे जो इस वक्त वेव ऑफ हो चुकी हैं वर्ल्ड कप की इस दौड़ में, और स्पेशली 32 कंट्रीज़ की इस दौड़ में से। उनमें से हम कतर मौजूद है, तो टर्किया है, सऊदी अरेबिया है, चेक रिपब्लिक है, कोराकाओ है, यस, और भी 2-3, पनामा है, हाँ जी, हैटी है, हाँ जी, हैटी है, ये भी है, जॉर्डन है, यस। ये 6-7 ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। इनके अगले मैचेस हैं वो आई थिंक ये। अच्छा, व्हाट अबाउट ईरान वर्सेस इजिप्ट? आने वाला मैच बड़ा क्रिटिकल मैच है, बड़ा जबरदस्त, क्योंकि ईरान ने क्रिटिकल मैच 2 मैच ड्रॉ किए हुए, और वो तो पूरा उनका सफर है अभी आगे का। अगर ये मैच ड्रॉ भी हो जाता है, 3 पॉइंट हो जाते हैं, तो वो 32 के लिए मेरा ख्याल है कि उनका बड़ा अच्छा चांस रहेगा। बिल्कुल, वो उनकी नज़रें। अब फिर उसके बाद फीफा की जो अपनी डिसिप्लिन कमेटी है या फीफा की रूल्स एंड रेगुलेशंस कमेटी है ना, वो जो एलो सिस्टम्स के ऊपर जाते हैं, जो एलो सिस्टम रैंकिंग बनाते हैं। ठीक है, ये आर्पर्ड एलो थे, एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उन्होंने, वो चेस के बड़े अच्छे खिलाड़ी भी थे, और शतरंज के साथ मुंसलिक करके एक उन्होंने कैलकुलेशन करने के बाद रेटिंग और उसकी कैलकुलेशन ऑफ रैंकिंग बनाना शुरू की। तो उस फार्मूले के ऊपर फीफा भी उसको अडॉप्ट करती है। तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि जमशेद भाई ने जिस तरह कहा कि रैंकिंग के हवाले से और रेटिंग के हवाले से अब देखेंगे कि कौन सी टीम कहाँ पे किस जगह पे टाई पड़ती है, ये अब मुश्किल भी होगी। ग्रुप में बात कर लें, ये ग्रुप जी है, इसमें इजिप्ट है, ईरान है, बेल्जियम है और न्यूजीलैंड है। और इसमें इजिप्ट ने तीन मैचेस के लिए 1 मैच जीता और 1 उनका ड्रॉ हुआ, और 4 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 के ऊपर मौजूद है। ईरान, अगला मैच ईरान का अब इजिप्ट के साथ होना है, तो लाजमी है कि अगर वो ड्रॉ होता है तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल रहा है, और 5 पे और ये 3 पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और जो निचली टीम है बेल्जियम वर्सेस न्यूजीलैंड, और ये भी न्यूजीलैंड 1 पॉइंट के साथ, और बेल्जियम है वो 2 पॉइंट्स के साथ मौजूद है। तो बेल्जियम अगर ड्रॉ होने की सूरत में 3 पॉइंट पे चला जाएगा, जी हाँ, और नहीं तो वो न्यूजीलैंड 2 पॉइंट पे चला जाएगा। बट न्यूजीलैंड है जो, यानी कि वो भी कंसिडर किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अभी जो बेल्जियम है ना, साइकोलॉजिकली उसकी बर्तरी हासिल है उसको न्यूजीलैंड के, नो डाउट। इस ग्रुप के अंदर बेल्जियम, न्यूजीलैंड, इजिप्ट और ईरान के ग्रुप के अंदर देख लें आपका जो स्कोर मार्जिन क्या रहा है। 54 मैचेस अभी तक फीफा वर्ल्ड कप के 2026 के कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और तकरीबन इसके 164 लगभग गोल स्कोर हुए हैं। 2 से 3 गोल एवरेज एक मैच में निकल रहे हैं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर आप देख लें कि अभी 54 मैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, और इस ग्रुप में मैंने मार्जिन बड़ा कम देखा गोल का। ठीक है, क्लोज है। न्यूजीलैंड ने आउटस्टैंडिंग फुटबॉल खेला है, और इजिप्ट तो है ही, आपको पता, 7 टाइम अफ्रीकन नेशन चैंपियन है। ठीक है, और फीफा ने उनके सितारे 7 सितारे भी उतरवा दिए थे कि आप फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, ये 7 सितारे जो आप हर दफ़ा लेके आते हैं टी शर्ट से उतारें, इसके ऊपर भी बात हुई थी। अच्छा, 7 स्टार्स के साथ हर इवेंट में जाते थे कि वी आर द 7 टाइम नेशनल अफ्रीकन चैंपियन। अच्छा, तो वो थोड़ा सा ना उन्होंने कहा था कि इसके अंदर ना कुछ चीज़ें जो है ना, वो एक जिस तरह फीफा स्लोगन्स के अंदर फीफा फ्री प्ले है, नो रेसिज्म है फीफा के फुटबॉल के अंदर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी उसके अंदर दूसरी टीमों के ऊपर ना इस तरह का इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और भी चीज़ें देखी गई हैं। तो इजिप्शियंस जो है ना, वो एग्रेशंस बहुत एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है। तो ईरान का और इजिप्ट का मैच बहुत अच्छा देखने वाला मैच होगा, बिल्कुल। और थोड़ी सी हम बात करते हैं सर, अच्छा, ईरान पे मैच पे की बात कर रहे हैं, और उसमें अब अमेरिकन ने थोड़ी सी ढील दे दी है ईरान को सफरी पाबंदियों में। जी बिल्कुल। तो ये अच्छा है, उनकी बातचीत भी हो रही है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा किरदार है यकीनी तौर पे उस जंग के बाद उस बातचीत का। बट अब अगर आप फ्रीली, और या फ्रीली नहीं भी कहें, तो कम से कम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा आपका आना जाना वहाँ पे। तो इसका अगले मैच पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, पहले 2 मैच थे, टीम आती है, मैच खेलती है, फिर वापस चली जाती है। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है टीम के लिए। और फिर अब जो है, तो मेरा ख्याल है कि ईरान को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए कि अब 2 दिन पहले आएंगे, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा वो करके। तो ये मैं इसको पॉजिटिव साइन लेता हूँ, और अच्छी बात है। और स्पोर्ट्स में तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बैनुल-अक़वामी सतह पे जमशेद भाई ने भी इंटरनेशनल एक्सपोजर इनका, इन्होंने भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। आप जब इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको पूरी टीम को कितना रेस्ट चाहिए होता है। आपको
फ्रॉम टो टू हेड आपकी रिलैक्सेशन कितनी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मेंटली तौर पे आप लोग कितना स्ट्रांग होना है। आपको ट्रैवलिंग करवाई जा रही है, आपको कितनी देर ट्रेनिंग की जा रही है, आप फिर ट्रैवल करके मैच खेलने आ रहे हैं, तो प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस फटीग के ऊपर असर पड़ता है। तो ये बैनुल अक़वामी माहिरीन ने इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात उठाए थे। इसीलिए फीफा जो है एक मैच के बाद प्रॉपर रेस्ट टाइम देता है कि इतने टाइम के अंदर 48 आवर से पहले आप वो मैच नहीं खेल सकते आफ्टर उसका। तो उसका एक मकसद है, उसका मकसद यही है कि प्रॉपर जो आपने मैच पहले खेला है आपके ऊपर रेस्ट मिले, आप अपने आप को अगले मैच के लिए तैयार करें। बिल्कुल एक्सपेक्टेड 32 राउंड की टीम्स हैं वो हमारे सामने हैं, और इसमें ग्रुप ए से अगर बात करें तो आप मैक्सिको और साउथ अफ्रीका को आप रेट कर रहे हैं कि मैक्सिको और साउथ अफ्रीका के साथ ऊपर आ जाएंगी। ये तो बिल्कुल ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड, कनाडा और बोस्निया समझते हैं कि पोजीशन पे जो मैच होगा कनाडा बोस्निया का, तो ये इनके पॉइंट्स इतने हो जाएंगे कि ये जो हमने तीसरी पोजीशन की 8 टीमों में से ये आ जाएंगे। ठीक है, और ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को। जी मोरक्को बिल्कुल जी क्लैरिटी के साथ दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों टीमें सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं। तो ठीक है, ग्रुप डी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और पैराग्वे। यस, ग्रुप डी में 3 टीम्स यानी कि आप समझ से, और ग्रुप ई में जर्मनी और एक्वाडोर, जर्मनी और एक्वाडोर को ग्रुप ई में। ये जो एक्वाडोर की टीम है उसमें आप आउटस्टैंडिंग खेलिए कैप वर्डे उसके अगेंस्ट, ड्रॉ कर गई 2-2। आप फिर वजीनो गोलकीपर, फिर उनके जो अपने स्ट्राइकर्स जो थे वेलेंसिया 1-1 गोल बचाए हैं जो कैप वर्डे के गोलकीपर ने। तो गोलकीपर्स जो है ना वो बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वर्ल्ड कप में मैंने जो देखा है, पिछले कई वर्ल्ड कप के मुकाबले में गोलकीपर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है ऑलमोस्ट हर टीम के, और उन्होंने बड़ा क्रिटिकल रोल अदा किया अपनी टीम के ड्रॉ या जीतने में। अच्छा, आप भी गोलकीपर हैं ना जमशेद भाई? गोलकीपर यकीनन बहुत अहम किरदार होता है उसका, पूरे बैकबोन ऑफ योर टीम, बैकबोन। यस, बैक। पाकिस्तान ने वैसे इसके ऊपर कोई वर्किंग वगैरह इस वक्त हम कर रहे हैं? कुछ पहले मैचों में तो मुझे कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, लेकिन जो लास्ट हमने 4 नेशन टूर्नामेंट जीता है उसमें देख ले कि हमारी टीम पे कोई गोल नहीं हुआ। तो अच्छा, गोलकीपर की परफॉर्मेंस आप देख ले, चाहे फाइनल मैच था या उससे पहले जो लीग मैचेस से। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि जो, और ख़ास तौर पे इसमें मैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच का जिक्र करूँगा, असलम खान, AA जर्मनी से, और खुद इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर है। उन्होंने गोलकीपर से बड़ा काम किया। आपको टाइम चाहिए होता है, विद इन डेज गोलकीपर तैयार नहीं होते या उन पे काम नहीं होता। अब उसे टाइम मिला, आपकी गोलकीपर की परफॉर्मेंस आप इस टूर्नामेंट से पहले देख लें, आपने किस तरह गोल हुए, सेल्फ गोल भी हुए, गलतियों से भी हुए, गोलकीपर की परफॉर्मेंस भी देख लें। लेकिन जो लास्ट 4 नेशन टूर्नामेंट जो हमने जीता है उसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ गोलकीपर, और वो रिजल्ट आपके सामने है। उसमें गोलकीपर्स का भी जिक्र करते हैं, ये 4 नेशंस कप के अंदर तो यूसुफ भट्ट थे जो गोलकीपर पाकिस्तान के, तो ये अब इंग्लैंड बेस्ड कोच गोलकीपर हैं, आउटस्टैंडिंग सेव्स किए इन्होंने, अच्छे गोलकीपर पाकिस्तान। लेकिन क्या ये पाकिस्तान के गोलकीपर्स के साथ खेलेंगे आके, ये क्वेश्चन है। वो आप एक मैच में या 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म कर देंगे। असलम खान की जो कारकर्दगी, असलम खान का जो काम है, असलम खान की जो अपनी जो खिदमात हैं, जो उनकी जो अब वो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के गोलकीपर्स हसन अली और साकिब हनीफ साथ थे उनके। तो हसन अली ओकाड़ा से, साकिब हनीफ बन्नू से, तो पाकिस्तान के ये कुछ गोलकीपर हैं। पाकिस्तान के बदकिस्मती से गोलकीपर्स का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता, कोई अकेडमी गोलकीपर की नहीं है, कोई डायरेक्टर गोलकीपर तक फुटबॉल फेडरेशन ने अभी तक नहीं लगाया। गोलकीपर एक आपके सामने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर गोलकीपर कितना इस वर्ल्ड कप में तो बहुत क्लियर हो गया ना, आपके गोलकीपर आपका स्ट्रांग होगा तो आप मैच पूरे का पूरा मैच गोलकीपर के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। गोलकीपर ने पूरा स्पेन वर्सेस, आप 90 मिनट का मैच खत्म होने के बाद किसके ऊपर रिलाई करते हैं? एक्स्ट्रा टाइम ड्रॉ हो जाए तो बिल्कुल। अच्छा, आगे हम चलेंगे, और ग्रुप एफ में नीदरलैंड, जापान और स्वीडन, तीनों टीमें अच्छी हैं। ग्रुप जी में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जाएगी। जापान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, एशिया की टॉप क्लास की टीमों में, और इसे मैं सेमीफाइनल में। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं एक आखिरी सवाल की तरफ भी बढ़ूंगा, और ये टाइम थोड़ा कम है। जी में इजिप्ट, बेल्जियम, ईरान है, एच में स्पेन और सऊदी अरेबिया, क्या वर्ड ही है, और आई में फ्रांस और नॉर्वे है, जे में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया।
जी। क्या के में कोलंबिया, पोर्टुगल और कॉन्गो, और ग्रुप एल में कनाडा, इंग्लैंड सॉरी, और घाना और क्रोएशिया। ये टीम आप ग्रुप ऑफ 32 की बात कर रहे हैं। अगर टीमों का देखें, एनालिसिस करें तो हमें ये टीमें सामने नजर आ रही है कि जो अगले राउंड 32 अच्छा, अब थोड़ा सा हम ये बात कर लेते हैं अजमल की, ये अब 32 टीम्स आ जाएंगे तो ये किस तरह से एक दूसरे से मुकाबला करेंगी? यहाँ पे तो ग्रुप नहीं होगा, क्या कोई ग्रुप बनाया जाएगा, किस तरह से होगा? जी हाँ, बिल्कुल, उन्होंने एलोकेट की हुई अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। आप राउंड ऑफ 32 के बाद आपने A-B-C-D जो ग्रुप्स है उनके विनर, रनर, थर्ड पोजीशन विनर, थर्ड सेकंड पोजीशन रनर, इस तरह उन्होंने कल भी खेलेंगे। हाँ, वो इस तरह उन्होंने किया हुआ है। नहीं, मैं ए जो ग्रुप विनर, तो ए ग्रुप विनर, ग्रुप रनर या थर्ड पोजीशन वाला आपका बी, इस तरह इन्होंने हो सकता है डी के साथ डाल दें, ये उन्होंने किया हुआ है वहाँ पे। अब मैं मुझे एग्जैक्टली उसका याद नहीं है, लेकिन उनके पास ये चीजें सारी क्लियर हुई, उनकी ब्रैकेट क्लियर हुई। जब आपका 32 का राउंड कंप्लीट होगा तो जब टीमें सामने आएंगी तो उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी कि आपकी कौन सी टीमें रहती हैं। आखिरी सर सवाल करना चाहूँगा, अब रिसेंटली हॉकी में एक इवेंट हुआ, प्रो हॉकी लीग चल रही है, और उस हॉकी लीग में पाकिस्तान का झंडा है जो वो वहाँ प्रेजेंट किया गया था, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच था, और पाकिस्तान ने वो मैच हारा है वो। बट उस मैच में ये हुआ कि पाकिस्तान का जो झंडा था, वो जो फ्लैग था, वो सिर्फ ग्रीन कलर का था, उस पर जो वाइट हिस्सा था वो गायब था। उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा एहतजाज किया था और उस पर माफ़ी मांगी है। मैं एज अ स्पोर्ट्स, आपको एज अ प्लेयर और आपको एज अ एक्सपर्ट ये जानना चाह रहा हूँ, हाउ इज़ पॉसिबल कि किस तरह से मुमकिन है आप इतने बड़े इवेंट के अंदर, हॉकी की दुनिया में ये दूसरा तीसरा बड़ा इवेंट है, आप उसके अंदर इस तरह की गलती कर सकते हैं? पाकिस्तान इतनी बार का चैंपियन है और आपको उसके झंडे का नहीं मालूम और आप वो गलती करते फिर आप ऐसी गलतियाँ होती नहीं है, लेकिन जो गलती है ये बहुत बड़ी गलती है। अब बात यह है कि गलती करने के बाद उन्होंने उसका एक्सक्यूज कर लिया, तो अगर आप समझते हैं कि इससे इस चीज़ को आप कवर अप कर सकते हैं, नहीं, आपको पता है सारी दुनिया में, और आज से थोड़ा ही पाकिस्तान हॉकी में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, एशियन चैंपियन, एशियन कप चैंपियन, ये सारे एजाज़ात दुनिया की हॉकी में जब नाम लिया जाएगा तो पाकिस्तान का नाम टॉप पे आएगा। तो इस गलती को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और आप किसके अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं? इंडिया के। और देख लें, इंडिया के साथ मैच में आप क्रिकेट में जाएं, हॉकी में जाएं, कहीं भी जाएं, वहाँ कुछ ना कुछ इश्यूज जरूर चल रहे हैं। देखें, रवायती हरीफ है, आपका रवायती हरीफ है, आप जज्बात के साथ खेल रहे हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जो है, FIH जो है, तो आप क्या इंडियन जो हॉकी लीग है या इंडियन इतने स्ट्रॉन्ग है? आपकी फेडरेशन FIH जो है वो क्या कर रही है? आपका पूरा का पूरा फ्लैग, आप सफेद रंगी बिल्कुल अमन का निशान है, और चीजें आप जज्बात से खेल रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ कंटिजेंट मौजूद होगा आपकी वहाँ पे, आपके ऑफिशियल्स आपके साथ हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप ना बहुत सारे लोगों को ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, ले गए, आपके जब वो इवेंट चल रहा था, जब वो तराना होने वाला था, तो वहाँ पे जब फ्लैग खोला गया तो आपके लोग देख रहे थे, आपके प्लेयर्स ने, जो आप ऑफिशियल साथ खड़े, उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पे वो की, भाई ये हमारा झंडा नहीं है, आप हमारे झंडे को यहाँ पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहाँ पे हमारा, आप गलत चीज मत लगाएं मत, ना लगाएं, वो तो आपका इमेज ही आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए ना, आप कैसे झंडे के पीछे खड़े हो गए जो आपके मुल्क का झंडा है ही नहीं। आप किसी, यार दुनिया में किसी मुल्क का वो झंडा नहीं है, जो झंडा उन्होंने प्रेजेंट किया वो दुनिया में किसी मुल्क का भी नहीं है। ये कौन सा मुल्क है भाई जिसका झंडा आप हमारे सामने खड़ा कर रहे हैं? आपके खिलाड़ियों को भी तो सेंस होना चाहिए ना। आप लगाएं मत, आप लेके क्यों गए? अगर आपने देख भी लिया, इमीडिएटली रिमूव उसको, रिमूव कर दें। यस, पूरा आप पूरा तराना चला, इंडिया का तराना चला, पाकिस्तान का तराना चला, और वहां पे आप मौजूद है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी, मैं जो बात करने का मकसद है, इसकी यहाँ पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हॉकी में आप करोड़ों की ग्रांट लेते हैं और बहुत ग्रांट मिलती है। रिसेंटली भी हमने देखा, आप ऑस्ट्रेलिया से आए तो आपने वहां पे आके जितनी बातें की आपके प्लेयर्स ने, और फिर वो आपको वहां पे करोड़ों मिले, आपको फिर आपको करोड़ों मिलते हैं, आप अपने झंडे को वहां पे रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सके। आई थिंक ये मोइनुद्दीन वानी साहब को इसके ऊपर स्ट्रांग स्टांस होना चाहिए, और इन फ्यूचर के लिए क्यों होना चाहिए, ये चीजें दोबारा ना हो। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, आई थिंक नए DG आए उनको इस मामले पे इंक्वायरी करनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को करनी चाहिए, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, क्योंकि वो सारी चीजें डायरेक्टली लुक आफ्टर कर रहे हैं हॉकी की, तो उन्हें भी इस चीज का जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है। आप इंडिया के मैच में पाकिस्तान के साथ आप इस तरह का रवैया कभी भी नहीं, हमें इमाजत कबूल नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को आप ये रिकॉर्ड करवाना चाहिए, और आपके जितने ऑफिशियल्स हैं वहां पे मौजूद थे उनसे पूछना चाहिए। और मोइनुद्दीन वानी साहब जो प्रेसिडेंट हॉकी फेडरेशन
के उनको इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए कि इस हवाले से एहसास मजरू हुए हैं, थैंक यू सो आपके मच, जज्बात मजरू हुए हैं। मोहम्मद अजमल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और जमशेद अनवर राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात करें आज फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से, और फीफा वर्ल्ड कप के जो सनसनीखेज मैचेस हैं वो जारी हैं और राउंड ऑफ 32 जल्दी ही शुरू होने वाला है 28 तारीख से। और इस वक्त डू और डाई की सिचुएशन इसलिए लगी हुई है कि किसी तरह से उस राउंड को पकड़ा जाए, उस राउंड में पहुंचा जाए। आज की शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।